चलिए समझते हैं भारत के आदिवासी समुदायों के उस दौर को जब ब्रिटिश शासन ने आकर उनकी पूरी दुनिया को उथल-पुथल कर दिया था। ये बात है साल 1895 की। झारखंड के छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में एक शख्स के बारे में बातें होने लगीं। ऐसा आदमी जिसे लोग घूमते हुए देख रहे थे। लोगों में ये बात फैली हुई थी कि उसके पास कमाल की चमत्कारी शक्तियां हैं और उसने खुद ये ऐलान किया कि वो हर बीमारी का इलाज कर सकता है, अनाज की एक छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा सकता है और लोगों के सारे दुख दर्द खत्म कर सकता है। तो इस आदमी का मिशन क्या था? बहुत साफ था, अपने लोगों को दीकुओं की गुलामी से आज़ादी दिलाना। लेकिन सवाल ये है कि ये दीकू थे कौन और उन्होंने इन लोगों को गुलाम बना कैसे लिया था? चलिए इसी कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये थे बिरसा मुंडा, जो मुंडा जनजाति से ताल्लुक रखते थे। और उनके आंदोलन को, उनकी लड़ाई को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। उस दुनिया को समझना होगा जिससे वो आए थे, वो दुनिया जो ब्रिटिश राज से पहले हुआ करती थी। तो सबसे पहले ये शब्द समझते हैं, दीकू। आखिर इसका मतलब क्या है? असल में आदिवासी समुदाय बाहरी लोगों के लिए ये शब्द इस्तेमाल करते थे। इन बाहरी लोगों में कौन कौन थे? साहूकार, व्यापारी और हाँ, आखिरकार अंग्रेज। यही वो लोग थे जिन्हें वो अपनी सारी मुसीबतों की असली जड़ मानते थे। चलिए अब थोड़े समय में पीछे चलते हैं, एक ऐसी दुनिया में जब इन बाहरी लोगों का कोई दखल नहीं था। तब आदिवासी समुदायों की जिंदगी कैसी थी? वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर थे और उनकी पूरी की पूरी दुनिया, उनका पूरा जीवन जंगलों से ही जुड़ा हुआ था। इस तस्वीर को देखिए, ये कितनी खूबसूरती से दिखाती है कि जिंदगी कुदरत के साथ कितनी जुड़ी हुई थी। उड़ीसा की इन डोंगरिया कंद महिलाओं के लिए नदी पार करना कोई बड़ी बात नहीं थी। ये तो रोजमर्रा का काम था, शायद बाजार जाने का रास्ता। जंगल ही उनका घर था, उनकी दुनिया थी, सब कुछ था। उनके जीने का, उनकी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा थी झूम खेती, जिसे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं। अब ये होता क्या था? इसमें वो जंगल के एक छोटे से हिस्से को खेती के लिए साफ करते, कुछ साल वहां खेती करते और फिर उस जमीन को कुदरती तौर पर फिर से हरा भरा होने के लिए छोड़ देते थे। ये एक ऐसा तरीका था जो सदियों से चला आ रहा था और पर्यावरण के लिए भी अच्छा था। लेकिन एक बात समझनी जरूरी है कि सारे आदिवासी समुदाय एक जैसे नहीं थे। अरे उनमें बहुत विविधता थी। कुछ लोग झूम खेती करते थे तो उड़ीसा के खोंड जैसे समुदाय शिकार करके और जंगल से चीजें इकट्ठा करके गुजारा करते थे। पंजाब के वन गुज्जर जैसे पशुपालक थे जो मौसम के हिसाब से अपने जानवरों के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और हाँ, छोटा नागपुर के मुंडा जैसे समुदाय भी थे जो एक ही जगह बसकर हल से खेती करते थे। और ये नक्शा देखिए, ये साफ दिखाता है कि ये कोई छोटे मोटे अलग थलग पड़े हुए ग्रुप्स नहीं थे। ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए थे और हर इलाके की अपनी एक अलग पहचान और संस्कृति थी। और फिर सब कुछ बदल गया। अंग्रेज आए और अपने साथ लाए ऐसे कानून, ऐसी नीतियां जिन्होंने आदिवासियों की सदियों पुरानी दुनिया को, आप कह सकते हैं, पूरी तरह से बिखेर कर रख दिया। तो सबसे पहली चोट कहां पड़ी? आदिवासी मुखियाओं पर। सोचिए, अंग्रेजों के आने से पहले ये अपने इलाकों के एक तरह से राजा हुआ करते थे। उनकी अपनी पुलिस थी, अपने नियम थे और आर्थिक ताकत भी थी। लेकिन ब्रिटिश राज के आते ही उनकी सारी प्रशासनिक शक्तियां छीन ली गईं। अब उन्हें अंग्रेजों के बनाए कानून मानने पड़ते थे और वो बस अपने ही लोगों पर राज करने वाले अंग्रेजों के एजेंट बनकर रह गए थे। और इसके बाद आए वो वन कानून, जो शायद सबसे ज्यादा विनाशकारी साबित हुए। अंग्रेजों ने एक झटके में सारे के सारे जंगलों को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी नेवी के जहाज़ों के लिए और रेलवे लाइनें बिछाने के लिए बड़े पैमाने पर लकड़ी चाहिए थी। नतीजा, झूम खेती करना, शिकार करना, यहां तक कि जंगल से फल फूल इकट्ठा करना भी गैर कानूनी बना दिया गया। सोचिए, जिन जंगलों को वो पीढ़ियों से अपना घर मानते थे, अब उन्हीं में घुसना उनके लिए जुर्म बन गया। तो सोचिए, इन सब नए कानूनों का, इन बदलावों का आम लोगों पर क्या असर पड़ा होगा? असर ये हुआ कि उनकी जिंदगी, उनकी पूरी अर्थव्यवस्था, सब कुछ तबाह हो गया। मध्य भारत के बैगा लोगों का एक गीत है जो इस दर्द को बहुत गहराई से बताता है। वो गाते हैं कि कैसे गांव में जमींदार है, दरवाजे पर पुलिस वाला, हर चीज के लिए टैक्स देना पड़ता है और टैक्स चुकाने के लिए अपने जानवर तक बेचने पड़ रहे हैं। और गीत का अंत एक बहुत ही सीधे लेकिन दिल को चीर देने वाले सवाल से होता है, हम अपना भोजन कहां से पाएं? और जो लोग रेशम बनाते थे, उनका शोषण तो और भी ज्यादा था। आप सोचकर देखिए, संथाल रेशम उत्पादक 1000 कुकुन बनाने के लिए उन्हें मिलते थे सिर्फ 3 से 4 रुपए। और फिर व्यापारी उन्हीं कुकुन को बाजार में 5 गुना ज्यादा कीमत पर बेचते थे।
मतलब सारी मेहनत उनकी और सारा मुनाफा बिचौलियों का। अब जब जंगल ही नहीं रहे तो पेट पालने के लिए कई आदिवासियों को घर-बार छोड़कर काम की तलाश में निकलना पड़ा और वो पहुंचे खदानों और चाय बागानों जैसी बेहद खतरनाक जगहों पर। ये तस्वीर 1948 की है, बिहार की कोयला खदानों की, और ये उस दौर की कड़वी सच्चाई दिखाती है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है कि ये काम खतरनाक था। आंकड़े देखिए, 1920 के दशक में भारत की कोयला खदानों में हर साल 2000 से ज्यादा मजदूरों की मौत हो जाती थी। ये थी उस जबरन मजदूरी की असली मानवीय कीमत। लेकिन आदिवासी समुदायों ने ये सब चुपचाप सहा नहीं। उन्होंने अपनी दुनिया, अपनी पहचान, अपने सम्मान के लिए आवाज उठाई। वो लड़े। बिरसा मुंडा का आंदोलन कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। ये तो उस लंबी लड़ाई की एक बहुत जरूरी कड़ी थी जो पूरे भारत में एक सदी से भी ज्यादा से चल रही थी। 1831 के कोल विद्रोह से लेकर 1940 के वर्ली विद्रोह तक ये संघर्ष अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर हुए, लेकिन इन सब का मकसद एक ही था, अपनी जमीन, अपने जंगल और अपनी संस्कृति को बाहरी ताकतों से बचाना। तो अब हम वापस बिरसा मुंडा पर आते हैं। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, दीकुओं यानी बाहरी लोगों को खदेड़ना और एक मुंडा राज की स्थापना करना। वो उस स्वर्ण युग को, उस सुनहरे दौर को वापस लाना चाहते थे जब उनके लोग शांति, समृद्धि और सम्मान के साथ जिया करते थे। लेकिन उनकी लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, ये समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने अपने लोगों से कहा कि बाहरी असर को छोड़ो, अपने समाज को अंदर से मजबूत करो, उसे शुद्ध करो। ये अपने खोए हुए गौरव और आत्मसम्मान को फिर से पाने का एक सामाजिक और आध्यात्मिक आंदोलन भी था। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, जब किसी समुदाय की सबसे बड़ी उम्मीद, सबसे बड़ा सपना अपने खोए हुए कल को वापस पाना बन जाए, तो ये उनके आज के संघर्ष के बारे में, उनकी पहचान की लड़ाई के बारे में हमें क्या बताता है?